अगर आपको कार्टून्स पसंद है, अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगती है, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस करना, वरना मैं मिस कर जाऊंगी आपको। पेट में चूहे कूद रहे हैं, ठंड से जान निकल रही है और कल से अन्न का एक दाना नहीं गया। कुछ खाने को गर्म हो तो दे दे, अब ये भूख और ये जाड़ा सहा नहीं जाता। नैना, जो खुद ठंड से सिकुड़ी बैठी थी, झल्लाहट में बोली, माँ जी, अगर हमारे पास कुछ होता तो मैं आपको भूखा क्यों रखती? मैं भी तो भूखी हूँ। ठंड से मेरे भी हाथ पांव सुन्न हो गए हैं। आपके नालायक बेटे ने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। न जाने मैंने कौन से जन्म में पाप किया था, जो मेरी शादी इस निकम्मे और आलसी आदमी से हुई। बाहर देखो कैसा प्रलय आया है और घर में एक सूखी लकड़ी तक नहीं है जलाने को। बहू, ऐसा मत कहो, विराज तेरा पति है। पति होकर कौन सा सुख दिया है उसने मुझे? नैना चिल्लाई। उसकी आवाज बादलों की गरज में दबने लगी। सिवाय भूख, गरीबी और इस टपकती छत के उसने मुझे कुछ नहीं दिया। ये कहकर नैना फूट फूट कर रोने लगी। पत्नी को रोता देख और माँ को ठंड में ठिठुरता देख विराज सोचने लगा, अब और नहीं सहा जाता। ये बर्फीला तूफान और ये गरीबी हम सबकी जान ले लेगी। मुझे कुछ करना ही होगा। एक काम करता हूँ, विक्रांत के पास जाकर कुछ सहायता मांगता हूँ। वो रईस है, उसके पास पक्का मकान और आग है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। इतना सोचकर विराज ने अपना फटा पुराना कंबल ओढ़ा और बाहर उस जानलेवा बारिश और बर्फबारी में अपने मित्र विक्रांत के घर की ओर चल पड़ा। कीचड़ और बर्फ में पैर धंसते जा रहे थे, लेकिन विराज चलता रहा। जब विराज कांपता हुआ विक्रांत के विशाल और गर्म घर पहुंचता है, तो विराज की हालत देखकर उसका मित्र विक्रांत अलाव के पास बैठे-बैठे पूछता है, क्या बात है विराज, इस प्रलय जैसी बारिश में तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊं विक्रांत, गरीबी और इस मौसम की मार ने कमर तोड़ दी है। घर में खाने को दाना नहीं है, छत टपक रही है, हर दिन घर में चिकचिक रहती है। गरीबी ने जैसे चैन सुकून सब छीन लिया है। अगर तुम थोड़ी सी मदद कर दो तो शायद हम इस ठंड में मरने से बच जाएं। कम से कम घर में थोड़ी शांति तो आ जाएगी। देखो विराज, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं पहले ही धन से कई बार तुम्हारी मदद कर चुका हूं। तुमने आज तक मेरा एक भी सिक्का नहीं लौटाया। ऐसा कब तक चलेगा? तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? जब तुम्हारे पास धन खत्म हो जाता है तो तुम इस तूफान में भी मेरे पास चले आते हो। मैंने दोस्ती का लिहाज किया, लेकिन अब बहुत हुआ। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मेरा भी परिवार है, मुझे उनकी चिंता करनी है, इस मुश्किल वक्त के लिए बचाना है। विराज की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब तुम मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझसे भीख मांगने से अच्छा है कि तुम इस मौसम का सामना करो, कुछ मेहनत मजदूरी करो और अपने परिवार का पेट पालो। अब जाओ यहाँ से, मेरे घर में गीले पैर मत करो। अपने मित्र विक्रांत की बात सुनकर विराज का मुंह लटक गया। बाहर बिजली कड़क रही थी और वो निराश होकर वापस ठंड और बारिश में अपने घर की ओर चल दिया। बस विक्रांत से ही उम्मीद थी, वही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता था। लेकिन अब वो उम्मीद भी इस बर्फ में दफन हो गई। अब मैं क्या करूं? सुबह से पेट खाली है और ठंड हड्डियों को गला रही है। ये सोचते सोचते विराज घर पहुंच जाता है। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी और ठंड से शरीर कांप रहा था, इसलिए वो अपनी पत्नी नैना से कहता है, नैना, जल्दी से कुछ गर्म खाने को ले आओ, या कम से कम गर्म पानी ही दे दो। शरीर में अब जान नहीं बची है। नैना ने गुस्से में उसे देखा। आप घर में कुछ छोड़ गए थे क्या, जो निकाल कर खाने को दे दो? तुम्हें भूख लगी है तो क्या मैंने दावत उड़ाई है? मैं भी तो भूखी प्यासी इस ठंड में बैठी हूँ। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मुझे तुझ जैसा पति मिला। नैना अपने पति को उल्टा सीधा सुनाने लगी। ये देखकर भूख और ठंड से व्याकुल विराज को गुस्सा आ गया। बाहर तूफान का शोर था और अंदर उसका दिमाग फट रहा था। वो गुस्से में अपनी पत्नी से बोला, धन स्त्री के भाग्य से मिलता है,
जब से मैं तुझे ब्याह कर इस घर में लाया हूं, तेरे कदम पड़ते ही मेरे सब कामकाज ठप। न जाने वो कौन सा दिन आएगा जब तुझसे पीछा छूटेगा। ये सुनते ही नैना आपे से बाहर हो गई और बादलों की गरज से भी तेज चिल्लाकर कहने लगी, तुम खुद तो कोई कमाई धमाई करते नहीं और दोष मेरे सर पर डाल रहे हो। बस दूसरों पर इल्जाम लगाना बखूबी आता है, खुद के निकम्मेपन पर शर्म नहीं आती। इतना कहकर नैना जोर जोर से रोने लगी। रो, खूब रो, जितना रोना है रो लो, खूब आंसू बहाओ। शायद तुम्हारे आंसुओं से घर की पानी की कमी पूरी हो जाए, लेकिन याद रखना, तुम्हारे इन आंसुओं का अब मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। बहू को रोता देखकर विराज की बूढ़ी माँ कांपती हुई जल्दी से आई और कहने लगी, अरे तुम दोनों ने इस आफत के मौसम में ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्यों इतना शोर मचा रखा है? अरे क्यों झगड़ रहे हो? झगड़ा करने से क्या ठंड कम हो जाएगी या पेट भर जाएगा? हाँ माँ जी, झगड़ा मैं नहीं, खुद तो कुछ करते धरते हैं नहीं, मुझे दोषी बताते हैं। मेरी जगह अगर कोई और औरत होती तो इस टूटे घर और बर्फीली हवाओं में एक दिन नहीं टिकती। इतना कहकर नैना फिर से जोर जोर से रोने लगी। बाहर गश्त लगा रहे शाही सैनिकों के कानों तक पहुंची। सैनिक और आपस में कहा, इस घर में कोई स्त्री रो रही है, हमें घर के अंदर चलकर देखना चाहिए, आखिर माजरा क्या है। दोनों सैनिक बगैर इजाजत के विराज के घर का दरवाजा धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं। वे पूछने लगे, क्या बात है, ये रोना धोना क्यों मचा रखा है? तुम्हारे रोने की आवाज बाहर तूफान में भी सुनाई दे रही। सैनिकों को सामने देखकर नैना ने रोना थोड़ा कम कर दिया। बूढ़ी माँ और विराज ने भी डर के मारे कोई जवाब नहीं दिया। सैनिक कड़क कर बोला, बोलते क्यों नहीं, क्या बात है? जो तुम्हारी पत्नी रो रही है, क्या तुमने इसे पीटा है? विराज ने सैनिक की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि वो मन ही मन सोच रहा था। कितनी शर्म की बात है, घर की बात नैना के रोने से घर की चौखट लांग गई। अब मेरी नगर में क्या इज्जत रहेगी? इस महिला ने मेरी जिंदगी बर्बाद। बताते क्यों नहीं, आखिर क्या बात है जिस वजह से ये स्त्री रो रही है? क्या बताऊं? कुछ बात हो तो बताऊं भी। जरूर तुमने इसे पीटा है, शायद तुम अभी जानते नहीं हो। बात कुछ भी हो, ये हमारा घरेलू मामला है, तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। और तुमने बगैर पूछे मेरे घर में प्रवेश कैसे किया? विराज को गुस्से में बोलता देख सैनिक को लगा कि विराज उसका अपमान कर रहा है, इसलिए वो कहता है, तुम्हें अभी इसी वक्त गिरफ्तार किया जाता है। एक महिला को पीटने के जुल्म में अब तुम्हें हमारे महाराज सजा सुनाएंगे। सैनिक जबरदस्ती विराज को बारिश में खींच कर ले जाने लगे। विराज की माँ और पत्नी सैनिकों को रोकने की बहुत कोशिश करती हैं, गिड़गिड़ाती हैं, लेकिन सैनिकों ने उन दोनों की एक नहीं सुनी। विराज को उस तूफानी रात में ले जाकर राजमहल में राजा के सामने पेश कर दिया। आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा था, इसीलिए हम इसे बंदी बनाकर आपके पास लाए हैं। सैनिक की बात सुनकर राजा, जो गर्म अलाव के पास बैठे थे, कहने लगे, क्या तुम जानते नहीं हो महिला पर हाथ उठाने की क्या सजा है? अगर तुमने अपनी पत्नी को पीटा है तो तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। मंत्री सुमित जी, हम चाहते हैं कि इस आदमी का फैसला तुम करो। राजा के कहने पर न्याय मंत्री सुमित ने विराट से पूछा, तुमने अपनी पत्नी को पीटा है? क्या ये सच बात है? बाहर इतना भयानक मौसम है और तुम घर में हिंसा कर रहे हो, क्या कहना चाहोगे तुम इस बारे में? मैं क्या कहूंगा मंत्री जी, बस इतना समझ लीजिए कि मेरी पत्नी मुझसे खुश नहीं है और मेरी माँ भी मुझसे नाराज रहती। घर में हर समय क्लेश मचा रहता है। ठंड और भूख ने हम सब की मति भ्रष्ट कर दी है। इतना कहकर विराज चुप हो गया। विराज की बात सुनकर न्याय मंत्री सुमित बोले, तुम्हारा अपराध तो बहुत बड़ा है, हम समझ गए इसका क्या हल है। महाराज, इस व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, इसे छोड़ दिया जाए और शाही खजाने से इसे कुछ धन दिलवा दिया जाए। न्याय मंत्री की बात सुनकर राजा ने मंत्री की ओर चौंक कर देखा, पर कहा कुछ नहीं। अगले ही पल राजा ने दरबार में मौजूद कोषाध्यक्ष से कहा, कोषाध्यक्ष जी,
इस आदमी को राज खजाने से 50 सोने के सिक्के देकर सम्मान के साथ महल से बाहर छोड़ाओ। साथ विदा कर दिया। इतना सारा धन पाकर विराज बहुत ही खुश हुआ और सोचने लगा, हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। इस बर्फीले तूफान में जान भी बच गई और धन भी मिल गया। अब इस धन से मैं अपने घर की छत ठीक कराऊंगा और ढेर सारा खाना और लकड़ी लाऊंगा। विराज के जाने के बाद राजा न्याय मंत्री से पूछने लगे, मंत्री जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जब हमने अपराधी को कड़ी सजा देने की बात कही तो आपने उसे धन दिलवाकर रिहा क्यों करवा दिया? महाराज, वो आदमी अपराधी नहीं था। अगर आप उसे दंड देते तो उसके साथ नाइंसाफी होती। तुम ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? महाराज, 3 सदस्यों वाले छोटे से परिवार में जब तीनों ही सदस्य एक दूसरे से खुश न हों और बाहर ऐसा कहर बरस रहा हो तो समझ लेना चाहिए कि कारण घरेलू नहीं बाहरी है, और सबसे बड़ा कारण धन का न होना और ये जानलेवा अभाव है। इसीलिए मैंने उस आदमी को रिहा करवाकर उसे धन दिलवाया है। मंत्री जी, हमारी समझ में तुम्हारी बात अभी भी नहीं आई। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? महाराज, एक काम कीजिए, 1 हफ्ते बाद जब ये तूफान थोड़ा थम जाए, आप उस आदमी को दोबारा फिर से दरबार में बुलवाइए। फिर आपको मेरी बात समझ आएगी। ठीक है मंत्री जी, हम 1 हफ्ते बाद उस आदमी को अवश्य ही बुलाएंगे। उधर जब विराज अपने घर पहुंचता है तो उसे देखकर उसकी पत्नी और माँ दोनों बहुत खुश होती हैं। नैना विराज से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको सैनिक इस ठंड में पकड़ कर ले गए। मैं आपसे वादा करती हूँ। अरे भाग्यवान, तुम परेशान मत हो। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। जो हुआ सही हुआ। फिर विराज ने अपनी पत्नी और माँ को सारी बात बताई और उन्हें सोने के सिक्के भी दिखाए। विराज की माँ ने कहा, बेटा, इन सिक्कों से हम लकड़ियाँ और राशन ले आएंगे, लेकिन ये केवल 3 महीने का गुजारा हो सकता है। जब ये खत्म हो जाएंगे तब फिर से घर में वही ठंड और झगड़ा शुरू हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि तू कुछ काम कर ले। आप चिंता न करो माँ, मैं कोई काम जरूर तलाश कर लूंगा। ऐसे ही 1 सप्ताह बीत जाता है। बाहर मौसम थोड़ा साफ हुआ था, लेकिन ठंड बरकरार थी। 1 सप्ताह बाद राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि विराज को दरबार में पेश किया जाए। राजा के आदेश पर विराज पुनः दरबार में पेश हुआ। विराज, अब तुम्हारे घर का क्या हाल है? लड़ाई झगड़ा बंद हुआ कि नहीं? महाराज, हमारे घर में धन और अभाव की लड़ाई थी। आपके यहाँ से 50 सोने के सिक्के मिलने पर हमने घर की मरम्मत करवाई और गर्म कपड़े लिए। अब हमारे दिन बड़े मजे से गुजर रहे हैं। घर में किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। विराज की बात सुनकर राजा ने न्याय मंत्री से कहा, तुमने ठीक कहा था मंत्री जी, विराज के घर में धन की ही लड़ाई थी। न्याय मंत्री सुमित ने विराज को समझाते हुए कहा, विराज, तुम्हारे घर का झगड़ा तभी तक शांत रहेगा जब तक तुम्हारे पास वो 50 सोने के सिक्के हैं। सिक्के खत्म होते ही ये सर्द हवाएं फिर से तुम्हारे घर में झगड़ा ले आएंगी। आप ठीक कहते हैं मंत्री जी। तुम ऐसा कोई काम करो जिससे तुम्हारे घर में धन की कमी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। मंत्री जी, मैं काम की तलाश कर रहा हूँ। काम की तलाश जारी रखो, कोई ना कोई काम अवश्य ही मिल जाएगा। इसके बाद विराज राज दरबार से खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह भीड़ जमा दिखाई देती है। लोग आग के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े थे। विराज उस भीड़ में चला जाता है और एक आदमी से पूछता है, अरे भाई, इस करकराती ठंड में यहाँ इतनी भीड़ क्यों जमा है? ईश्वर ने इतनी बड़ी बड़ी 2 आंखें दी हैं, दिखाई नहीं देता? वो आदमी अपनी बकरी बेच रहा है। बकरी बेचने वाला चिल्ला रहा था, जो कोई मेरी इस वफादार बकरी को 10 सोने के सिक्कों में खरीद ले, जो भी इस बकरी को खरीदेगा उसे कभी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि यह बकरी बहुत भाग्यवान है। जिस भी घर में जाती है उस घर को धन से भर देती है। अरे भाई, जब ये बकरी इतनी ही भाग्यवान है तो तुम खुद ही क्यों नहीं रख लेते अपने पास? दूसरों को क्यों बेच रहे हो? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे पास पहले से ही बहुत धन है। अब मुझे और धन की जरूरत नहीं है। बकरी वाले की बात सुनकर विराज सोचने लगा, अगर मैं इस आदमी से यह भाग्यवान बकरी खरीद लूं तो मेरा घर धन से भर जाएगा और मुझे इस ठंड में बाहर काम भी नहीं करना पड़ेगा।
बगैर कुछ करे धन मेरे पास चला आएगा। इतना सोचकर विराज बकरी वाले से कहता है, मैं इस भाग्यवान बकरी को 10 सोने के सिक्कों में खरीदने को तैयार हूँ। ठीक है, आज से यह भाग्यवान बकरी तुम्हारी हुई। विराज 10 सोने के सिक्के देकर बकरी को बर्फीले रास्ते से अपने घर ले जाता है और खुश होता हुआ अपनी पत्नी से कहता है, नैना कहाँ है? जरा जल्दी इधर आओ, देखो मैं क्या लाया हूँ। विराज की बात सुनकर नैना शॉल लपेटे घर से बाहर आती है। जब वो बकरी को देखती है तो वो विराज से कहती है, अरे आप ये बकरी कहाँ से ले आए? बाहर इतनी बर्फ है, इसे रखेंगे कहाँ? मैं इस बकरी को 10 सोने के सिक्के देकर खरीद कर लाया हूँ। ये बकरी बहुत ही भाग्यवान है, जिस घर में भी जाती है उस घर को धन से भर देती है। ये आपने क्या किया जो आप 10 सोने के सिक्कों में ये बकरी ले आए? अरे किसी ने आपको पागल बना दिया है, ठग लिया। अब हम इस बकरी को क्या खिलाएंगे? यहाँ तो खुद खाने को कुछ नहीं है। बकरी ने अचानक कहा, आप मेरी चिंता मत करो, मैं जंगल में जाकर बर्फ हटाकर घास खा लिया करूंगी। बकरी को बोलता देखकर विराज और उसकी पत्नी दोनों के होश उड़ गए। ठंड में उनके रोंगटे और खड़े हो गए। विराज बकरी से कहता है, तुम इंसानों की तरह बोलती हो? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। मैंने कभी किसी जानवर को इंसानों की तरह बोलते नहीं देखा। हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ। क्या? ये कैसे हो सकता है? बकरी ने अपनी कहानी शुरू की। मेरा नाम काव्या है। मैं एक सुंदर और बुद्धिमान युवती थी। एक दिन हमारे बर्फीले पहाड़ी गांव में एक जादूगर आया। उसका नाम जादूगर काल था। उसने अपनी शक्तियों से तूफानों को रोक दिया, जिससे सब उस पर आंख बंद करके विश्वास करने लगे। एक दिन उस जादूगर की नजर मुझ पर पड़ी। उसने मुझसे विवाह करने को कहा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मेरे इनकार करने से वो जादूगर आग बबूला हो गया। फिर उसने अपने काले जादू और बर्फीली शक्तियों से मुझे बकरी के रूप में बदल दिया। उसका कहना था, अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की नहीं होगी। अब तू हमेशा के लिए एक जानवर बनकर इस ठंडे जंगल में भटकेगी। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, पर उसको मुझ पर रहम नहीं आया। ये कहते कहते बकरी की आंखों से आंसू गिरने लगे। बकरी को रोता देख नैना का दिल भर आया। फिर वो बकरी से बोली, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। क्या तुम अब कभी इंसान नहीं बन पाओगी? मेरे इंसानी रूप में आने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर उस जादूगर काल की हिम छड़ी तोड़ दी जाए। वो छड़ी ही उसकी सारी ताकत और इस तूफान का स्रोत है। जब वो छड़ी टूट जाएगी, उसके बाद सारा जादू खत्म हो जाएगा और मैं फिर से अपने असली रूप में लौट जाऊंगी। लेकिन उस जादूगर की छड़ी को नष्ट करना बहुत मुश्किल है। तुम परेशान न हो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, ईश्वर ने चाहा तो तुम अपने इंसानी रूप में आ जाओगी। फिर नैना अपने पति से कहती है, विराज, मैंने अपने जीवन में कभी तुमसे कोई चीज नहीं मांगी, लेकिन आज मुझे इस महिला की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ है। तुम्हें कैसे भी इसे जादूगर के जादू से मुक्त करवाना होगा। ये तुम क्या कह रही हो नैना? बाहर देखो, कैसा प्रलय है। मैं उस खतरनाक जादूगर का सामना कैसे कर सकता हूँ? अगर उसने मुझे अपने जादू से बर्फ की मूर्ति बना दिया तो मैं क्या करूंगा? तुम मेरी चिंता मत करो, बस तुम कैसे भी करके उस जादूगर की वो जादुई छड़ी नष्ट कर दो। विराज अपनी पत्नी को बहुत मना करता है, लेकिन उसकी पत्नी अपनी जिद पर अड़ चुकी थी। हार थक कर विराज ने फैसला किया कि वह उस बर्फीले नरक में जाकर बकरी को मुक्ति दिलाएगा। अगले ही दिन विराज जादूगर की तलाश में घने जंगलों और बर्फीले पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। एक दिन विराज को एक बर्फ से ढकी गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर धूनी रमाए एक ऋषि बैठे थे। विराज ऋषि के पास गया और प्रणाम किया। तुम कौन हो बेटा, और इस जानलेवा मौसम में यहाँ किस लिए आए हो? बाबा, मेरा नाम विराज है। मैं यहाँ एक जादूगर की तलाश में आया हूँ। फिर विराज साधु बाबा को सारी बात बताता है। विराज की बात सुनकर ऋषि कहते हैं, ठीक है पुत्र, अब तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हारा काम पूर्ण कर दिया है। जिस बकरी को लेकर तुम चिंतित थे, वो अब मनुष्य बन चुकी होगी, और तुम्हारे जीवन में भी अब समृद्धि और सुख का प्रकाश फैलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तुम धनवान भी बनोगे और मन से भी शांत रहोगे। याद रखना पुत्र,
सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। और हां, दूर बैठे मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप भी सच्चे मन से इस कथा को पसंद करते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो सच्चे दिल से जुड़ता है उसके जीवन में भी सोने के सिक्कों की तरह खुशियां खनक उठती हैं। मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है।